हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों। उम्मीद करते हैं आप सभी एकदम मस्त होंगे और लाजवाब तरीके से अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आपकी तैयारी को चार चांद लगाने के लिए आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखने वाले हैं, वो भी केमिस्ट्री के अंदर। तो आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री में चैप्टर 1 से लेकर के 5 तक के कितने नंबर वाले प्यारे बच्चों, तो 3 नंबर वाले क्वेश्चन को देखने वाले हैं। अब आपको शिद्दत के साथ, मोहब्बत के साथ भैया आपकी तैयारी आपको करनी पड़ेगी। होता है ना कि जब हम किसी को दिल से चाहते हैं तो हमारे अंदर वही फीलिंग है, जब वो हमसे कहीं दूर चला जाए तो अंदर से एक आवाज आती है कि राह देखेंगे तेरी, चाहे जमाने लग जाए, जमाने लग जाए, जमाने लग जाए, या तो तू आ जाएगी या हम ही ठिकाने लग जाएं। तो भैया उसी शिद्दत के साथ आपको भी तैयारी करनी पड़ेगी। आपको तो 90 प्लस फोड़ना है अच्छे से, भाई आपको तैयारी करना है। देन इसके लिए बच्चों कोई टाइम टेबल नहीं मायने रखता, बस दिन रात आपको एक करना होगा। ठीक है ना भैया, जब आपको टाइम मिले बैठ जाओ पढ़ने। तो प्यारे बच्चों, आज हम चैप्टर 1 से लेकर के 5 तक के केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके क्वेश्चन है उन सबको देखने वाले हैं। ये सारे के सारे भैया रिपीटेड हैं, और ये बोर्ड एग्जाम में जो हमने बताया ना कि भैया ये बोर्ड एग्जाम में जो रिपीट हुए हैं बार बार, वही सारे क्वेश्चन हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बबुआ, बिना किसी देरी के। कॉपी और पेन के साथ बैठना, क्योंकि हम बार बार ये चीज बोलते हैं कि यही बोर्ड एग्जाम में भैया आपके लिए रामबाण साबित होता है। और जिन भी स्टूडेंट को नहीं पता होगा, कि जो बच्चे बोलते हैं कि सर 2 नंबर वाले क्वेश्चन, हमने बहुत सारे ऐसे कमेंट्स एनालिसिस किए हैं, बच्चे बोलते हैं सर 2 नंबर वाला क्वेश्चन गया कहां गया। तो देखिए भैया 2 नंबर वाला पूरा फिनिश हो गया है। हम 12th केमिस्ट्री इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2026 प्लेलिस्ट ऐसा करके बना देंगे और उसी में वीडियो सब डाल देंगे। अब चाहे उसमें 2 नंबर वाला हो, 3 नंबर वाला हो, 4 नंबर वाला, 5 नंबर वाला, सभी वीडियो उसी में पड़ेगा, याद रखना भैया। चलिए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों, एक एक करके क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन ध्यान से समझना बबुआ। पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्वथनांक में उन्नयन से क्या तात्पर्य है और इसका मोललता से क्या संबंध है। अगर हम बात कर लें बबुआ, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसको बोलेंगे। अब इसमें भैया 2 क्वेश्चन चलता है, एक तो जैसे क्वथनांक में उन्नयन क्या है और दूसरा हिमांक में अवनमन क्या है। दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। अगर जैसे केवल डेफिनेशन पूछ ले, परिभाषा, तब भैया 1 नंबर मतलब 2 नंबर का किया जाता है। लेकिन अगर इसका मोललता के साथ संबंध पूछ ले प्यारे बच्चों, तब ये क्वेश्चन आपका पूरे 3 नंबर में बन जाता है। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। तो भैया हम समझेंगे कि क्वथनांक में उन्नयन क्या है। उन्नयन का मतलब समझ लो बस, उन्नयन का मतलब है वृद्धि, अवनमन का मतलब है कमी। तो देखिए जब कोई विलायक, कोई भी विलायक हो, अब भैया विलायक के रूप में मान लेते हैं लाइक दैट, इसमें क्या है, जल है। क्या है भैया, जल है। तो जब भाई जल क्या है, एक विलायक है। अब जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील वैद्युत अनवघट्य घोल दिया जाए, ठीक है, तो कोई अवाष्पशील पदार्थ जैसे चीनी, ठीक है, हम क्या घोल दें, मान लेते हैं कि चीनी घोल दिया जाए, चीनी ही घोल दे रहे हैं। तो ये मतलब क्या है, अवाष्पशील पदार्थ घोल दिया जाए, तो घोलने पर इस विलायक का जो क्वथनांक होगा, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है भैया, क्वथनांक होगा प्यारे बच्चों। तो क्वथनांक में जो भी वृद्धि होगी या जो भी बढ़ोतरी होगी, उस वृद्धि को ही क्या कहते हैं भैया, उसी वृद्धि को कहा जाता है क्वथनांक में उन्नयन। मतलब सीधी सी बात है प्यारे बच्चों, रटने की जरूरत नहीं है कि जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोल दिया जाए, तो इससे क्वथनांक मतलब विलायक के क्वथनांक में जो वृद्धि होगी उसे क्या कहा जाता है, क्वथनांक में उन्नयन कहा जाता है। इसे क्वथनांक में उन्नयन को डेल्टा के से मतलब डेल्टा टीबी से दर्शाते हैं, या टी सफिक्स बी पढ़िए। ठीक है, चलिए अब इसका संबंध क्या होता है भैया, तो यहां पे अगर लिखना चाहते हैं आप एक लाइन में लिख भी सकते हैं कि इसे डेल्टा टी बी
से दर्शाते हैं, से दर्शाते हैं। ठीक है भैया। अब उसके बाद प्यारे बच्चों, जैसे यहां पे अब इसका संबंध क्या हो जाएगा, इसका संबंध होता है कि क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन, क्या क्वथनांक में उन्नयन बराबर अब मोलल अवनमन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक, स्थिरांक गुणे मोललता, ये संबंध होता है। क्योंकि कह रहा है इसका मोललता से क्या संबंध है, तो भैया मोललता के साथ यही संबंध होता है प्यारे बच्चों। अब क्वथनांक में उन्नयन में हमने बताया डेल्टा टी सफिक्स बी या टीबी, और मोलल अवनमन स्थिरांक को केबी से दर्शाते हैं। ठीक है, गुणे मोललता को अपन स्मॉल एम से ही अगर दर्शा दें, ठीक है, या यहां पे एम डैश आप कर दीजिए समझने के लिए कि ये मोललता है। तो यहां पे भैया आप लिखेंगे कि डेल्टा टी बी, डेल्टा टी सफिक्स बी बराबर करेंगे, ये तो केबी रहेगा, और मोललता बराबर होता क्या है, तो भैया होता है भार और बटे अणुभार गुणे विलायक का भार, ग्राम में रहेगा। ठीक है, किसमें, ग्राम में, और यहां पे गुणे में क्या होता है 1000। ठीक, तो ये फार्मूला जब इसको थोड़ा सही से सजा कर अगर लिखते हैं प्यारे बच्चों, तो ये फार्मूला भैया क्या बन जाएगा, तो ये फार्मूला बन जाएगा कि डेल्टा टी सफिक्स बी बराबर, डेल्टा टी बी बराबर क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है 1000 गुणे केबी गुणे स्मॉल डब्ल्यू अपान नीचे क्या होता है एम गुणे कैपिटल डब्ल्यू, और ये ग्राम में रहेगा, याद रखना। ठीक है, और यही क्या हो जाता है भैया आपका मेन फार्मूला हो जाता है। ठीक है, यही क्या हो जाता है, मेन फार्मूला हो जाता है। तो ये इसका संबंध, और सबसे जरूरी बात जो आपको समझनी है, कभी कभार भैया ये जो केबी है, केबी उसको बोलते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक। ठीक है, मोलल उन्नयन स्थिरांक, सॉरी यहां अवनमन लिख दिया क्या भैया, सॉरी, दिल से सॉरी। ठीक है, टाइम रहते पता चल गया। ठीक, कभी कभार दिमाग कहां हो जाता है, मोलल उन्नयन स्थिरांक है भैया, मोलल उन्नयन स्थिरांक। उन्नयन, क्योंकि पहले उन्नयन वाला पढ़ रहे हैं ना, मोलल उन्नयन स्थिरांक गुणे मोललता। अब देखिए कभी कभार मोलल उन्नयन स्थिरांक की परिभाषा पूछ लेता है, तो इसको आप लिख लीजिए कि जब किसी विलायक के 1000 ग्राम में या 1 किलोग्राम में, हमने क्या बताया कि जब किसी विलायक, जैसे जल हो गया, जब किसी विलायक के 1000 ग्राम में कोई अवाष्पशील पदार्थ का 1 मोल घोल दिया जाए, तब जो क्वथनांक में वृद्धि होगी उसी को बोलते हैं भैया मोलल उन्नयन स्थिरांक। याद आया भैया, परिभाषा लिख लो फिर से प्यारे बच्चों। हमने क्या बताया, जब किसी विलायक के 1000 ग्राम या फिर 1 किलोग्राम में किसी अवाष्पशील पदार्थ के 1 मोल को घोल दिया जाए, तो क्वथनांक में जो वृद्धि होगी, ठीक है, यानी जो विलायक के क्वथनांक में वृद्धि होगी वही क्या कहलाएगा भैया, उसे मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। क्योंकि यहां सब कुछ सैंबल का मतलब जानना बेहद जरूरी है प्यारे बच्चों, इसलिए यहां पे ये समझना जरूरी है कि डेल्टा टीबी क्या है भैया, उसके बाद केबी क्या है, ठीक है, और उसके बाद स्मॉल डब्ल्यू क्या है, और उसके बाद यहां पे क्या है भैया स्मॉल एम क्या है, और कैपिटल डब्ल्यू क्या है। सब कुछ पूरा भाई सैंबल लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो भैया यहां पे समझिएगा टीबी क्या है, तो इसको बोलते हैं क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, और केबी क्या है, तो इसी को बोलते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक। ये सब सवाल भी इस पे आता है न्यूमेरिकल,
और 100 में 100% फिक्स है, कभी कभार हो जाए इधर उधर, नहीं तो आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखो, इस पे न्यूमेरिकल आया हुआ है, चाहे जिस भी साल का उठाओ। ठीक है, स्मॉल डब्ल्यू क्या है, विलेय का भार, जो कि कुछ घोलोगे आप, क्या है, विलेय का भार। एम क्या है, विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार। कैपिटल डब्ल्यू क्या है, विलायक का भार। ठीक, तो ये हो जाता है भैया क्वथनांक में उन्नयन और इसका मोललता से संबंध, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से बता दे रहे हैं, नोट कर लीजिएगा बबुआ। हो गया भैया, चलिए आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि हिमांक में अवनमन। अब ये भी एकदम सेम हु मतलब सेम हूबहू उसी की तरह है कि हिमांक में अवनमन से क्या तात्पर्य है और इसका मोललता से क्या संबंध है। भैया सेम उसी तरीके का है प्यारे बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए क्वथनांक में उन्नयन में एक परिभाषा क्या था, हमने बताया कि जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय घोला जाता है तो क्वथनांक में जो वृद्धि हो जाए, उन्नयन का मतलब वृद्धि, जो वृद्धि हो जाए क्वथनांक में उन्नयन। अब की बार भैया अवनमन है, अवनमन का मतलब मेरे प्यारे रसगुल्लों क्या होता है, कमी। तो अब की बार क्या हो जाएगा, जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोल दिया जाए और इससे अब की बार जो विलायक का क्वथनांक है वो कम हो जाए, यानी उसमें कमी हो जाए, तो इससे भैया जो कमी हो जाएगी बच्चों, तो इस घटना को क्या कहते हैं, हिमांक में अवनमन कहते हैं, और इसको डेल्टा टी एफ से दर्शाते हैं। एफ का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, वहां टीबी था, बी का मतलब बॉइलिंग पॉइंट। तो भैया चलिए हमने क्या समझाया आपको, यही समझाया। अब की बार भी सेम प्रोसेस, मान लेते हैं कि इसमें क्या है, विलायक है, जल है, जल है, और इसमें कोई, जैसे भी मैंने क्या है एग्जांपल के स्वरूप चीनी लिया था, सेम उसी परिभाषा से ही समझिए। जैसे चीनी को अपन इसमें घोल देते हैं, ठीक है, इसमें घोल दिया भैया, तो घोलने के बाद इस विलायक का जो हिमांक है, ठीक है, अब की बार जो हिमांक है, क्योंकि यहां पे फ्रीजिंग, फ्रीजिंग का मतलब है होता है भैया, फ्रीजिंग पॉइंट मतलब हिमांक। ठीक, अब की बार वहां पे क्या था, क्वथनांक था। अब क्वथनांक क्या होता है भाई, तो वो घटना होती है जिसपे कोई द्रव उबलने लगा, मतलब उबलने लगता है, तो वो क्या है, क्वथनांक होता है। हिमांक क्या है, जिसपे कोई गलित मतलब यूं कह सकते हैं लिक्विड फॉर्म से कोई सॉलिड फॉर्म, जैसे पानी बर्फ बन जाए तो वो हिमांक घटना होती है। तो वही चीज है कि जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोल दिया जाए तो इससे क्वथनांक मतलब हिमांक में जो भी कमी होती है उसे हिमांक में अवनमन कहते हैं। परिभाषा लिखेंगे, परिभाषा कैसे लिखना है, किसी विलायक में कोई वाष्पशील नहीं भैया, अवाष्पशील, यहां पे मिस, ये अवाष्पशील, ठीक है, अवाष्पशील, ठीक है। तो किसी विलायक में कोई अवाष्पशील वैद्युत अनवघट पदार्थ घोलने पर विलायक के हिमांक में होने वाली कमी को क्या कहते हैं, हिमांक में अवनमन कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, अवनमन कहते हैं, और इसे भैया डेल्टा टी एफ से दर्शाते हैं। किससे भैया, डेल्टा टी एफ से। तो लिख भी सकते हैं इसे डेल्टा टी एफ से दर्शाते हैं, टी एफ से दर्शाते हैं। अब कह रहा है कि इसका मोललता के साथ संबंध निकालिए भैया, तो इसका अपन मोललता के साथ निकालेंगे संबंध, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा, एक ये कहां से फिर से आ गया, से डेल्टा टी एफ से क्या करते हैं, दर्शाते हैं। अब उसके बाद संबंध पूछ रहा है भैया, तो यहां पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन
बराबर मोलल अवनमन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक गुणे मोललता, मोललता। ठीक है भैया, तो यहां पर अब देखिए प्यारे बच्चों, हिमांक में अवनमन को डेल्टा टी एफ से दर्शाएंगे। तो भैया डेल्टा टी एफ बराबर मोलल अवनमन स्थिरांक को के एफ से दर्शाते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट होता है के एफ। मोललता को जैसे हमने बताया कि एम डैश से मान लेते हैं, यहां मान लिया। अब डेल्टा टी एफ, यहां पे टी एफ बराबर क्या हो जाएगा, ये के एफ गुणे, भाई मोललता बराबर होता क्या है, फार्मूला भार बटे अणुभार गुणे विलायक का भार, ये ग्राम में रहेगा प्यारे बच्चों, और उसके बाद ऊपर 1000 का गुना। तो ये इसको अगर अपन सही से लिखते हैं, तो भैया जब हम इसको सही से लिखते हैं प्यारे बच्चों, तो ये डेल्टा टी एफ बराबर फार्मूला हो जाएगा क्या चीज, 1000 गुणे के एफ गुणे स्मॉल डब्ल्यू। ठीक है, मतलब वही चीज सही सिस्टमेटिक ढंग से लिख दीजिए, 1000 गुणे के एफ गुणे डब्ल्यू, ऐसे लिख दिया। और नीचे का क्या रहेगा, एम गुणे कैपिटल डब्ल्यू है। तो भैया एम गुणे कैपिटल डब्ल्यू, जो कि ये इस बड़ा जो डब्ल्यू है, ये भैया विलायक के भार को बताता है, ग्राम में दिया रहेगा मात्रा। ठीक है, और यही आपका क्या हो जाता है, मेन फार्मूला हो जाता है। ठीक है, अब यहां पर जैसे आ गया है मोलल अवनमन स्थिरांक। अब जैसे मोलल अवनमन स्थिरांक की परिभाषा कोई आपसे पूछ ले, और पूछा गया है, आप विगत ईयर का पेपर उठाओ जिससे भैया ये पूछा गया है कि मोलल अवनमन स्थिरांक, बहुत सारे बच्चों ने हमसे कमेंट्स में भी पूछा है। तो देखिए मोलल अवनमन स्थिरांक में क्या होता है, जैसे भैया हमने परिभाषा बताया सेम ऐसे ही, बस अब जहां पर विलायक है, अब वहां विलायक में हमने 1000 ग्राम बोल दिया, और जहां विलेय पदार्थ घोला है उसकी मात्रा 1 मोल लगा दिया बस। तो यानी अब की जो ये मोलल अवनमन स्थिरांक है, इसकी परिभाषा ये हो जाएगी कि जब किसी विलायक के 1000 ग्राम में या 1 किलोग्राम में, हमने क्या बताया कि जब किसी विलायक के 1000 ग्राम में किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ के 1 मोल को घोला जाता है, किसको भैया, 1 मोल को घोला जाता है, तो हिमांक में होने वाली कमी को क्या कहते हैं, मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं बबुआ। ठीक है, बस हो गया, सिंपल सी बात। और कॉपी पेन के साथ बैठे हैं तो जरूर परिभाषा लिख लेना भैया, काम की चीज है, कई बार पूछा है। तो डेल्टा टी एफ क्या है, के एफ क्या है, स्मॉल डब्ल्यू क्या है, यहां एम क्या है, कैपिटल डब्ल्यू क्या है, सब कुछ लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है भैया, चलिए लिख लेते हैं। डेल्टा टी एफ क्या है, तो भैया ये है क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में, सॉरी बार बार उन्नयन निकलता है, अवनमन। ठीक, क्योंकि यहां अवनमन, और क्या भाई दिमाग में आज तो दिमाग ही नहीं कर, हिमांक पढ़ रहे हैं ना, हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन, बुद्धि खराब हो जा रही है हमारी। ठीक, हिमांक में अवनमन, क्योंकि यहां हिमांक में अवनमन पढ़ रहे हैं। और उसके बाद केएफ क्या है, तो ये है क्या, मोलल, मोलल अवनमन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक। स्मॉल डब्ल्यू क्या है प्यारे बच्चों, विलेय का भार है, विलेय का भार, यानी जो कुछ घोला जाएगा उसका भार। स्मॉल एम क्या है, तो विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार। ठीक है, और कैपिटल डब्ल्यू क्या है, विलायक का भार। विलायक का भार, तो ये हो जाएगा भैया आपका फार्मूला। ठीक है ना, फार्मूला याद रखना। इस पे भैया कुछ भी, जैसे ज्यादातर इस फार्मूले का जो प्रयोग है ना, वो क्या है, विलेय के अणुभार ज्ञात करने के लिए किया जाता है, यानी एम का मान निकालने के लिए।
ज्यादातर केसेस में इस फार्मूले से m का वैल्यू निकालने को कहा जाता है। और हमने बताया ना, किसी भी साल का क्वेश्चन पेपर उठाओ आप, यहां तक कि हम बात कर रहे हैं दावे के साथ, एकदम दावा कर रहे हैं भैया 2025 का ही उठा लो, भाई आया हुआ है। इतना बार आपको बता दे रहे हैं, अब आप इस क्वेश्चन की वैल्यू समझ जाना, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया। हो गया, आगे चलते हैं। देखिए अगला क्या है, परासरण दाब क्या है। इसकी सहायता से विलेय के मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने का व्यंजक प्राप्त कीजिए। यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, कि परासरण दाब किसे कहते हैं। चलिए इसको एक फार्मूले मतलब एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं भैया। देखिए मान लेते हैं भैया बीच में एक अर्धपारगम्य झिल्ली है, अर्धपारगम्य झिल्ली या चर्मपात्र झिल्ली। अब अर्धपारगम्य झिल्ली होती क्या है, एक ऐसी झिल्ली होती है जिसमें विलेय के कण आर पार आराम से नहीं जा सकते हैं आसानी से, लेकिन विलायक के कण आसानी से चले जाएंगे। जैसे देखा होगा अंडे के अंदर एक महीन झिल्ली होती है, ठीक है भैया, प्याज के अंदर एक झिल्ली होती है, यहां तक कि जो मनुष्य की स्किन होती है वो भी एक चर्म पात्र झिल्ली या अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह कार्य करती है। तो ये हो गया भैया बीच में एक अर्धपारगम्य झिल्ली। अब समझिएगा प्यारे बच्चों की परासरण दाब क्या है। तो विलयन पर लगाया गया वह बाहरी न्यूनतम दाब, ध्यान से सुनिएगा, हमने क्या बताया, इस विलयन पर आप बाहर से कोई दाब लगाइए, ठीक है भैया, इस विलयन पर लगाया गया वह बाहरी दाब, ठीक है, बाह्य दाब यानी जो बाहर से आप दाब लगाओगे, वह बाह्य दाब जो विलयन तथा इस विलायक के बीच में परासरण प्रक्रिया को रोक दे। किसे, परासरण। अब परासरण क्या होता है भैया, तो वही चीज, परासरण का मतलब जो विलायक के अणु हैं आर पार झिल्ली के चले जाएं, तो ये प्रक्रिया परासरण कहलाती है। तो यहां पर वही चीज कह रहा है कि विलयन पर लगाया गया वह बाहरी दाब जो विलयन तथा विलायक के बीच परासरण प्रक्रिया को ही रोक दे, इस दाब को कहते हैं परासरण दाब। एकदम सिंपल सी परिभाषा है प्यारे बच्चों, ठीक है भैया। तो इसे कई बार परिभाषा अकेले पूछा गया है 2 नंबर में, तो चलिए पहले परिभाषा ही लिख लेते हैं। तो भैया हम परिभाषा लिखेंगे कि विलयन पर लगाया गया वह बाहरी दाब जो जो विलयन तथा विलायक के बीच बीच परासरण की प्रक्रिया को रोक दे, को रोक दे, उसे परासरण दाब कहते हैं, उसे परासरण दाब कहते हैं, ठीक है। सिंपल सी परिभाषा है, बहुत लेंदी भी नहीं है भैया। और इसे बात कर लें प्यारे बच्चों, इसे पाई से दर्शाते हैं, किससे भैया, इसे पाई से
दर्शाते हैं, पाई से दर्शाते हैं। ठीक, अगर परिभाषा अकेले आएगा तो 2 नंबर में परिभाषा और सूत्र। अब कह रहा है कि इसकी सहायता से विलेय के मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने में, बोले तो अणुभार ज्ञात करने के लिए फार्मूला आपको निकालना है। अब प्यारे बच्चों, इसका एक जो फार्मूला होता है भैया, वो होता है पाई बराबर CRT। यही इसका मेन फार्मूला होता है। ठीक है, ये इसका एक मेन फार्मूला होता है, पाई बराबर CRT या पाई बराबर CST। सी क्या है? विलयन की सांद्रता को बताएगा, आर स्थिरांक होता है, गैस स्थिरांक, और टी क्या है भैया? ताप को दर्शाएगा, पाई क्या है? दाब। अब चूंकि एक चीज ध्यान देना, ये सांद्रता है, सी जो है सांद्रता को बताता है। किसको भैया? सांद्रता। तो यहां पर लिखेंगे चूंकि सी बराबर क्या होता है, तो N/V, ये फार्मूला एक होता है। जब प्यारे बच्चों सी के स्थान पे हम इतना रख देंगे तो पाई बराबर भाई सी के स्थान पे N/V रखेंगे और यहां RT है, इतना हो जाएगा। ठीक है ना। अब उसके बाद ध्यान से समझिएगा आगे, उसके बाद भैया यहां पर क्या बचा? पाई बराबर, अब देखियो n बराबर क्या होता है? चूंकि n बराबर भी तो फार्मूला होता है भैया, चूंकि n बराबर क्या है? W/m, यानी n क्या है? मोलों की संख्या, और मोलों की संख्या में भार बटे अणुभार चलेगा ये। तो इसके स्थान पे भैया जब रख देंगे तो n के स्थान पे W/m, तो ये हो जाएगा W/m। ठीक है, यानी W/ क्या हो जाएगा? m हो जाएगा। मेन बटा आपका रहा, नीचे क्या है भैया? तो ये V है और यहां पे गुणे में RT है। अब इसको सही से रखोगे तो पाई बराबर ये हो जाएगा W/ ये m इंटू का V और ये RT फार्मूला। बट यहां पे पूछ रहा है किसके? अणुभार के पदों में, यानी मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने के पद में। तो भैया जब हम m यहां ले जाएंगे तो m बराबर पूरा का पूरा रहेगा और यही भाई पाई नीचे आ जाएगा, तो पाई इंटू का ये V हो गया बच्चों। अब उसके बाद गुणे में भैया यहां पे RT, यही फार्मूला हो जाएगा। इस फार्मूले की मदद से आराम से भैया क्या निकाला जा सकता है? अणुभार। ठीक है, अणुभार यानी विलेय का अणुभार निकाला जा सकता है। अब एक चीज ये भी ध्यान देना, सैंबल का मतलब सब कि किसके मतलब क्या होता है। ठीक है, पाई क्या है, उसके बाद भैया ये स्मॉल w क्या है, m क्या है, r क्या है, t क्या है, c क्या है, n क्या है। तो क्योंकि यहां पे c n वगैरह भी इस्तेमाल हुआ है तो सब कुछ जानना जरूरी है। ठीक, तो चलिए सबका मतलब भी लिख लेते हैं भैया। पाई क्या है? परासरण दाब। उसके बाद भैया W क्या है? विलेय का भार, जो कि हम शुरू से ही देखते चले आए हैं, विलेय का भार। M क्या है? तो ये है विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार। उसके बाद R क्या है? गैस स्थिरांक। T क्या है? ताप को दर्शाता है भैया। C क्या है? तो ये सांद्रता है विलयन की। N क्या है? मोलों की संख्या। और एक चीज और भी था, ध्यान से अगर देखो, एक चीज और भी था भैया, V था। V क्या है? तो विलयन का आयतन है, वॉल्यूम है, यानी आयतन है। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा अगला जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोड विभव। क्या है इलेक्ट्रोड विभव? किसे कहते हैं? और इलेक्ट्रोड मतलब किसी धातु के इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? ये भी अक्सर 3 नंबर में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है भैया, इसलिए इसको भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समझिएगा। ठीक है,
देखिए इलेक्ट्रोड विभव क्या है, बहुत ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, न जाने कितनी बार इसको बताया होगा, है ना। जैसे भैया हमने क्या किया, एक अर्धशेल ले लिया, इसमें एक धातु की छड़ को डुबो दिया, और जैसे धातु की छड़ क्या है, मान लेते हैं कि जिंक धातु की छड़ है, और ये विलयन भी जिंक सल्फेट का है, या फिर जो कोई जिस किसी धातु की छड़ हो उसी का लवण का विलयन है। तो अब समझिएगा कि जब किसी धातु की छड़ को उसी के लवण के विलयन में डुबोते हैं, जैसे हमने जिंक धातु की छड़ को जिंक सल्फेट के लवण के विलयन में डुबो दिया, तो जब किसी धातु की छड़ को उसी के लवण के विलयन में डुबोते हैं, तो इस धातु की छड़ तथा इस विलयन के बीच में एक विभव स्थापित होता है, मतलब एक विभव उत्पन्न हो जाता है। ठीक है भैया, इसमें एक विभव उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, एक विभव उत्पन्न हो जाएगा, इसी विभव को कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव। या एकदम सरल वाली परिभाषा लिखना चाहते हैं तो इलेक्ट्रोड पर उत्पन्न होने वाले विभव को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। बट इतना भी शॉर्ट नहीं करना, ठीक, ऐसे लिखेंगे ज्यादा बेहतर होगा भैया, क्योंकि 2 नंबर परिभाषा के लिए आएगा, 2 नंबर, और प्रभावित करने वाले कारक पूछेगा तो 3 नंबर में। ठीक, तो समझ में आ गया ना। तो परिभाषा कैसे लिखना है भैया, आपके सामने है प्यारे बच्चों। ठीक, लिखना है कि जब किसी धातु की छड़ को उसी के लवण के विलयन में रखा जाता है या डुबोया जाता है, तो धातु की छड़ तथा विलयन के बीच एक विभव उत्पन्न हो जाता है, जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक, और इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक में कौन कौन सा है, पहला है चालक की प्रकृति। भाई देखिए, हर एक धातु चालक की प्रकृति अलग अलग होती है, क्योंकि सभी की चालकता अलग अलग होती है। जैसे भाई आप वैसे ही समझिए कि धारा की चालकता हर एक धातु में एक तरह नहीं होगा। जैसे सबसे ज्यादा भाई चालकता चांदी की होती है, तो भाई इसी तरह एल्यूमिनियम में मतलब कापर में, सब में अलग अलग चलेगा। तो वही चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है। दूसरा, धातु आयन की सांद्रता पर, यानी सांद्रता पर भी इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है। अगला है ताप पर, मतलब ताप का प्रभाव, यानी ताप से भी क्या है, इलेक्ट्रोड विभव प्रभावित होता है। तो ये हो जाता है इलेक्ट्रोड विभव तथा इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया। हो गया, आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है भैया, अगला क्वेश्चन है कि अभिक्रिया के वेग से आप क्या समझते हैं। अभिक्रिया के वेग से आप क्या समझते हैं तथा इसको प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख लिखना है। यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के नजरिए से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ठीक है, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, और सबसे पहले भैया हम परिभाषा समझेंगे। तो अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया पहले छोड़ दीजिए, आप वेग की परिभाषा बता दीजिए बस। वेग क्या किसे कहते हैं भाई, वेग बराबर विस्थापन बटे समय, आपने पढ़ा है। तो किसी वस्तु के विस्थापन की समय दर को उस वस्तु का वेग कहते हैं। तो यहां पर भी प्यारे बच्चों, जैसे क्या है, ए से कोई चीज पी बन रहा है, तो मतलब भैया ये क्या है, इसको बोलते क्या है, इसका नाम क्या है, बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं, अभिकारक, अभिकारक बोलते हैं। और ये क्या है भैया, तो इसको बोलते हैं उत्पाद। क्या बोलते हैं, उत्पाद। ठीक है, क्या बोलते हैं, उत्पाद। ये अभिकारक है और ये क्या रहा, उत्पाद। तो एकांक समय में, क्योंकि भाई यहां से यहां तक बनने में प्यारे बच्चों कुछ ना कुछ समय लगेगा। अब वही चीज है कि एकांक समय में अभिकारक की सांद्रता में, किसकी सांद्रता में, इस अभिकारक की, इसकी सांद्रता में जो भी परिवर्तन होगा, जो भी बदलाव होगा, उस परिवर्तन की समय दर को ही क्या कहते हैं, अभिक्रिया का वेग कहते हैं। समझ में आई बात प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना। हमने क्या बताया बबुआ, ये बताया कि भैया एकांक समय में, ठीक है, किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक की सांद्रता में जो भी परिवर्तन होता है
उस परिवर्तन को ही कहते हैं भैया, क्या कहते हैं, अभिक्रिया का वेग कहते हैं। ठीक है, चलिए तो परिभाषा देख लेते हैं भैया। परिभाषा कैसे लिखेंगे? परिभाषा हम लिखेंगे कि एकांक समय में अभिक्रिया, मतलब अब सॉरी अभिक्रिया नहीं, अभिकारक की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग कहते हैं, जैसा कि हमने बताया आपको। ठीक है, कि एकांक समय में अभिकारक की सांद्रता में जो भी परिवर्तन होगा, ठीक, जो भी परिवर्तन होगा उस परिवर्तन को ही अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर कहते हैं। अब अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, इसको अलग से भी क्वेश्चन कभी कभार पूछ लेता है। तो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? सबसे पहला है अभिकारक की सांद्रता। मतलब भैया अभिकारक की सांद्रता पहला कारक है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन कर लिया जाता है बहुविकल्पी में भी कई बार, कि जैसे पूछ लेगा कि अभिकारक की सांद्रता में अगर वृद्धि कर दी जाए तो अभिक्रिया के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ध्यान देना भैया, तो यहां पर हम लिख भी दे रहे हैं। ठीक है, सांद्रता बढ़ने पर अभिकारक की सांद्रता बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। ठीक है, यानी अभिकारक की यदि सांद्रता में वृद्धि हो जाएगी भैया तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। दूसरा है प्यारे बच्चों ताप। तो भैया ताप बढ़ाने पर भी अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया का ताप भाई बढ़ा दिया जाए, यानी ताप में वृद्धि करेंगे तब भी वेग बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि अणुओं के बीच की जो टक्करों की संख्या है उसमें वृद्धि होगी और इससे अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी। तो यहां पर लिखेंगे कि ताप बढ़ाने से भी अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। ताप बढ़ाने से भी अभिक्रिया का वेग क्या होता है भैया? बढ़ता है। अगला है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक किसे कहते हैं भैया? उत्प्रेरक मतलब वो होता है कि जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में मतलब भाग तो नहीं लेते हैं, यानी हिस्सा सीधे नहीं लेंगे, लेकिन उसकी दर को क्या है बदल कर रख देंगे। ठीक है, मतलब देखिए यूं समझिएगा कि गांव देश में आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो किसी भी मैटर में सीधे इन्वॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन बाहर से ही पूरा खेल बदल कर रख देते हैं, है ना। लड़ाई झगड़ा हो जाए, एक आदमी कहेगा भैया शांत रहो बेटवा, कुछ भी नहीं रखा लड़ाई झगड़ा में। दूसर का कहेगा अरे मारो यार, हम है ना तुम्हारे साथ, हम सपोर्ट करेंगे तुमको। ऐसे होते हैं। तो वो क्या है? उकसा रहा है। तो इसी तरह वही है कि उत्प्रेरक क्या है? नाम है उत्प्रेरक, यानी उत्प्रेरित करने वाले। ठीक है, तो उत्प्रेरक ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में सीधे भाग नहीं लेते हैं, लेकिन उसकी दर को प्रभावित करते हैं। तो उत्प्रेरक की उपस्थिति में भी अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। ठीक है, देखिए ऐसा नहीं कि नहीं घटती, घटती भी है, क्योंकि जो घटा देते हैं वो उत्प्रेरक विष होते हैं। जैसा है कुछ लोग उकसाते हैं तो कुछ लोग समझाने वाले भी तो होते हैं कि बेटवा लड़ाई झगड़ा में कुछ नहीं रखा बा। ठीक है, तो ऐसा भी बोलते हैं। तो यहां पर वही चीज है, लेकिन जनरली होते हैं उत्प्रेरक वर्धक होते हैं। उत्प्रेरक की उपस्थिति में एक मिनट, क्या लिखे? उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया
का वेग बढ़ता है, यानी उत्प्रेरक की उपस्थिति में भी क्या होता है भैया, अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक, तो जो काफी इंपॉर्टेंट ये भी टॉपिक था। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया। चलिए आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक। हमारा अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है कि संक्रमण तत्व होते क्या हैं और इसके 4 प्रमुख लक्षण लिखिएगा। ये तो भी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ही, 3 नंबर वाले में। संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, सबसे पहले ये जानना है, ठीक है भैया। अब संक्रमण तत्व क्या होते हैं, ऐसे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश कर जाएं, उन्हें डी ब्लॉक के तत्व या संक्रमण तत्व कहते हैं। ठीक है भैया, अगर शादी विवाह का सीजन चल रहा है तो इस समय आपने डीजे देखा हो गया है ना, उसी की तरह स्ट्रक्चर अगर बना लें पेरियोडिक टेबल की, तो भैया इस तरह से अगर देखें तो ये कौन सा ब्लॉक एस, ये कौन सा ब्लॉक पी, ये कौन सा ब्लॉक डी, और नीचे की जो 2 क्षैतिज पंक्तियां होती हैं भैया, ये कौन सा ब्लॉक एफ। तो भैया अगर हम बात कर लें जो बीच वाले होते हैं, यही होते हैं डी ब्लॉक के तत्व। तो यहां पर संक्रमण तत्व की बात आ रही कि भाई है तो डी ब्लॉक के तत्व, लेकिन संक्रमण तत्व नाम क्यों रखा गया है। तो प्यारे बच्चों भाई हमने ये बताया सबसे पहले अगर डी ब्लॉक का तत्व है तो बस इतना लिखना है कि ऐसे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करे, और इनका डी उपकोष जो है आंशिक रूप से भरा होता है, पूर्ण भरा नहीं होता है। ठीक, यही कारण है कि ये सारे लक्षण इनके होते हैं, क्योंकि इनके डी उपकोष पूरे नहीं भरे होते हैं। ठीक, तो डी उपकोष में प्रवेश कर जाए तो वो डी ब्लॉक का तत्व है। अब संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है, तो उसका एक कारण है संक्रमण। भाई संक्रमण क्या है, जैसे समझिएगा, संक्रमण अगर किसी व्यक्ति को हो जाए तो वो शरीर के अंदर होता है ना, शरीर के अंदर का मतलब हमारे शरीर में ही रहेगा, तो संक्रमण शरीर में है। इसी तरह ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में है, जैसे शरीर के बीच में कोई संक्रमण है, तो उसी तरह एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में स्थित होने के कारण ही इनको संक्रमण तत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया, संक्रमण तत्व कहा जाता है। आई बात समझ में प्यारे बच्चों। चलिए भैया तो यहां पर लिखेंगे भैया कि वे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश के डी कक्षक या डी उपकोष में भरते हैं, उन्हें डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ये एस तथा पी ब्लॉक के बीच में स्थित होते हैं, यानी एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में रहेंगे, यही कारण है इन्हें संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। और जो सबसे ज्यादा जरूरी है भैया वो है क्या, संक्रमण तत्व की विशेषता। तो संक्रमण तत्व की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। सबसे पहला, ये रंगीन आयन बनाते हैं, ठीक है, यानी इनके जो धातु होते हैं, इनके धातु संक्रमण तत्व या संक्रमण तत्व जो होते हैं संक्रमण धातु, ये रंगीन आयन बनाते हैं या रंगीन यौगिक बनाते हैं। ठीक, क्योंकि इनमें एक विशेष नेचर होता है, जैसे सूर्य के प्रकाश को भाई ये ग्रहण करते हैं तो ये एक रंगीन प्रकृति के दिखाई देते हैं। अगला है ये संकर आयन बनाते हैं। ठीक, नेक्स्ट है भैया कि ये अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं, यानी इनमें मैग्नेटिज्म का भी गुण होता है। और नेक्स्ट है कि इनमें उत्प्रेरक का भी गुण होता है, यानी अभी जैसा बताया उत्प्रेरक के, इसके पहले जैसे आप देख लो हैबर विधि द्वारा अमोनिया बनाओ Fe+MO यानी मोलिब्डेनम, आयरन प्लस मोलिब्डेनम, उसमें उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। संपर्क विधि द्वारा जो सल्फ्यूरिक अम्ल बनाते हैं उसमें प्लेटिनम का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये उत्प्रेरक के रूप में भी इस्तेमाल इनका करते हैं। ठीक है, अगला है कि ये प्रायः चालक प्रकृति के होते हैं, यानी इनमें धातु चालकता होती है, जैसे आयरन को ही ले लो भैया, तो इनमें चालकता का भी गुण विद्यमान होता है। तो ये हो जाता है भैया संक्रमण तत्व, ठीक है, तथा संक्रमण तत्व के लक्षण। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए बबुआ, हो गया। चलिए आगे देखते हैं।
अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि आवेश के आधार पर लिगेंडों को किस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, उदाहरण देते हुए समझाना है भैया। ये भी क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप किसी भी साल का क्वेश्चन पेपर उठाओगे, ठीक है भैया, आपका क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल जाएगा, साल बदल जाएंगे, क्वेश्चन पेपर का जो सेट नंबर बदल जाएगा, ठीक है, पूरा पैटर्न बदल जाएगा, लेकिन भाई क्वेश्चन चाहे जितना घुमाए फिराए आएगा ही आएगा, क्योंकि सिलेबस में है तो कहां से आएगा, ठीक है ना। इसीलिए कहते हैं सॉलिड वाले नंबर होते हैं। अब देखिए भैया, लिगेंड कह रहा है कि आवेश के आधार पर लिगेंड के प्रकार बताना है। जैसे भाई आवेश के आधार पर लिगेंड मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने? 3 प्रकार के। पहला है भैया धनावेशित लिगेंड, ऋणावेशित लिगेंड, उदासीन लिगेंड। तो जैसे अगर 2 नंबर में मान लेते हैं, जैसे पूरा 3 नंबर में ना आया तो कभी कभार 2 नंबर में डायरेक्टली केवल पूछ लेगा कि ऋणावेशित लिगेंड क्या है, या कभी कभार केवल इतना पूछ लेगा लिगेंड क्या है, उदाहरण लिखिए। कभी कभार पूछ लेगा कि भैया उदासीन लिगेंड क्या है, उदाहरण लिखिए। तो ऐसे क्वेश्चन किया जाता है। बाकी अगर पूरा आ गया तो 3 या 4 नंबर का आ जाएगा। तो भैया सबसे पहले अपन देख लेते हैं लिगेंड क्या होता है, लिगेंड किसे कहते हैं। तो हमने बहुत सिंपल तरीके से समझाया था बच्चों। जैसे मान लेते हैं कि भैया K4 इस तरह से, और यहां पे मान लिया, ठीक है, जैसे Fe रखा, उसके बाद NH3 ऐसा रख दिया। ठीक, अब एक चीज ध्यान देना, आपको बखूबी पता है कि ये वाला जो होता है इसको केंद्रीय धातु, केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन बोला जाता है। और ये जो संख्या होती है इसको उपसह संयोजन संख्या, याद आया, या समन्वयन संख्या बोलते हैं। और उसके बाद यही जो कोष्ठक के अंदर होता है इसी को बोलते हैं लिगेंड। तो भैया लिगेंड की परिभाषा क्या होती है कि वह अणु अथवा आयन, समझिएगा, वह अणु अथवा आयन जो उपसह संयोजक यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन को इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता रखता है। सीधी सी बात, ये पूरा का पूरा एक संकुल यौगिक है, या उपसह संयोजक यौगिक कह सकते हैं। तो भैया उपसह संयोजक यौगिक में कह रहा है कि वह अणु अथवा आयन, वह अणु अथवा आयन जो केंद्रीय धातु परमाणु को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता रखता है। यानी जिसके अंदर केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन को इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता होती है, वो क्या होता है, लिगेंड कहलाता है। क्योंकि लिगेंड है क्या, तो लिगेंड दाता है, डोनर है। और उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु क्या है, तो ये ग्राही है, यानी ये रिसीव करेगा। याद रखना भैया, ठीक, ये हमेशा लिगेंड क्या है, दाता है, और केंद्रीय धातु परमाणु क्या है, तो ये ग्राही है। यानी यहां देने वाला भैया लिगेंड है, लेने वाला केंद्रीय धातु परमाणु है। ठीक है, चलिए, तो समझ में इतनी सी बात आ गई कि भैया लिगेंड क्या है। लेकिन यहां पर जो बच्चों पूछा है कि भाई वो आवेश के आधार पर लिगेंड के प्रकार पूछा है, तो आवेश के आधार पर प्यारे बच्चों लिगेंड की बात कर ले भैया, तो लिगेंड 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है धनात्मक लिगेंड, ऐसा लिगेंड जिस पर धन आवेश उपस्थित हो। एकदम सिंपल सी परिभाषा, रटने की जरूरत नहीं। ऐसा लिगेंड जिस पर धन आवेश उपस्थित हो उसे धनावेशित लिगेंड कहते हैं। जैसा कि भैया फॉर एग्जांपल हम कर देते हैं, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद जैसे, ठीक, ये धनावेशित लिगेंड में आ जाएंगे। ठीक है, ठीक, एग्जाम्पल स्वरूप ये क्या है, धनावेशित लिगेंड, यानी जिसपे क्या है, धनावेश हो, वो क्या हो जाएगा भैया, धनावेशित लिगेंड। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, धनावेशित लिगेंड हो जाएगा। याद रखिएगा भैया, ठीक, सीधी सी बात। चलिए पहले इतना स्क्रीनशॉट कर लो, फिर आगे देखते हैं।
आगे देखते हैं भैया, अगला है ऋणावेशित या ऋणात्मक लिगेंड। अब ऋणात्मक लिगेंड भैया नाम से ही जाहिर हो रहा है कि ऋणात्मक लिगेंड, तो ऐसा लिगेंड जिस पर ऋण आवेश उपस्थित होता है उसे ऋणात्मक लिगेंड कहते हैं। इनमें एक या अधिक इलेक्ट्रॉन के एकाकी युग्म पाए जाते हैं। ठीक, यानी सीधी सी बात, नीचे वाली लाइन लिखने की कोई जरूरत नहीं, बस ऐसा आपको समझना है, ऐसा लिगेंड जिस पर ऋण आवेश उपस्थित हो वो क्या है, ऋणात्मक लिगेंड कहलाएगा। ठीक, लाइक दैट एग्जाम्पल स्वरूप अगर आप देखते हैं भैया, जैसे क्या हो गया, साइनाइड आयन, उसके बाद ब्रोमीन आयन यानी ब्रोमाइड आयन, उसके बाद ठीक है Cl पे माइनस हो गया। ठीक है, तो ये सबके सब कौन सा भैया लिगेंड होंगे, तो प्यारे बच्चों ये ऋणात्मक लिगेंड या ऋणावेशित लिगेंड कहलाएंगे। ठीक है ना, सीधी सी बात आई परिभाषा समझ में। चलिए बबुआ अगला देखते हैं, अगला है उदासीन लिगेंड। अब उदासीन लिगेंड क्या होते हैं, उदासीन लिगेंड क्या होते हैं, तो ऐसे लिगेंड, नाम ही है उदासीन, तो ऐसे लिगेंड जिन पे ना तो भैया धनावेश हो ना तो ऋणावेश हो। अब जब ना धन आवेश हो ना ऋणावेश, इसका मतलब कोई आवेश ना हो, तो ऐसे लिगेंड जिन पर कोई भी चार्ज ना हो यानी कोई आवेश नहीं होता उसे उदासीन लिगेंड कहा जाता है। और इनमें एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों के एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। एग्जाम्पल स्वरूप जैसे कि बात कर लें भैया, ठीक, जैसे में NH3 हो गया, ठीक है, इसी तरह से क्या कहें बोल लें तो भैया, ठीक है, एथिलीन डाई एमीन, इसी जैसे H2O जिसको एक्वा पढ़ते हैं, ये सबके सब भैया क्या होंगे, तो ये सबके सब उदासीन लिगेंड कहलाएंगे। तो भैया ये रहा धनात्मक लिगेंड, ऋणात्मक लिगेंड और उदासीन लिगेंड, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट तीनों हैं। अब बाकी वैसे देखिए भैया, इसमें आपका लिगेंड के और भी प्रकार होता है, जैसे यहां आवेश के आधार पर है, इसी तरह भाई आपका क्या है डोनर के आधार पर भी होता है, दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर, जिसमें एक दंतुर, द्विदंतुर, त्रिदंतुर या फिर बहुदंतुर लिगेंड, और वो लिगेंड अपन 4 नंबर वाले क्वेश्चन में समझेंगे। तो ऐसा मत सोचना कि जो क्वेश्चन छूट रहा है तो सर ये छूट जा रहा है इस चैप्टर का, नहीं भैया, आपका 4 नंबर में कौन सा क्वेश्चन किया जाता है, 5 नंबर में कौन सा आता है, इसीलिए हम ये सीरीज लेकर चल रहे हैं। अब ऐसा मत सोचना कि इसमें और छूट रहा है, जैसे 2 नंबर में कौन से आते हैं हमने पूरा करवा दिया, अब ये 3 नंबर में पूछे जाते हैं। अब इसमें जैसे CFT हो गया, VBT हो गया, वर्नर थ्योरी हो गया, वो कोई उसमें से कोई 4 नंबर में आता है तो कोई 5 नंबर में, इसीलिए बोल रहे हैं ना, इसके बारे में मत सोचिएगा कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आता है, इसीलिए हमने ये सीरीज स्टार्ट किया। चलिए नोट कर लीजिए भैया, हो गया प्यारे बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है संयोजकता आबंध सिद्धांत की सीमाएं क्या है, या फिर कमियां करके पूछा जाता। ठीक है, सीमाएं पूछेगा या फिर भैया इसकी पूछ लेगा क्या कमियां है। ठीक है, चाहे सीमाएं पूछे चाहे कमियां पूछे, इसकी कमियां क्या है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। और भैया भाई इसको डायरेक्टली भाई ये होता क्या है, संयोजकता आबंध सिद्धांत वैसे पूछता है तो VBT, ठीक, क्योंकि इसको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता आबंध सिद्धांत कहा जाता है। तो VBT जब आता है लॉन्ग में 4 नंबर वाले में तो डायरेक्टली आएगा VBT यानी संयोजकता आबंध सिद्धांत क्या है। लेकिन जब कहेगा संयोजकता आबंध सिद्धांत की कमियां लिखिए तो 3 नंबर में, जब कहेगा संयोजकता आबंध सिद्धांत क्या है इसकी कमियों का उल्लेख करिए तो भैया दोनों मिला के आ जाएगा तब 5 नंबर में। इसीलिए कह रहे हैं कि क्वेश्चन का पैटर्न अलग अलग होता है। तो चलिए देखते हैं कि भैया जो संयोजकता आबंध सिद्धांत है जिसको VBT बोला जाता है, तो इसकी क्या कमियां हैं, इसकी क्या सीमाएं। पहला, इससे समन्वय संख्या जो 4 होता है, इसके संकुल की संरचना की सही से व्याख्या नहीं होती है, यानी समन्वयन संख्या। अब समन्वयन संख्या क्या है, इसके पहले हमने एक एग्जाम्पल में समझाया था जिसको उपसह संयोजन संख्या लिखा था लिगेंड वाले में। ठीक, तो इससे समन्वयन संख्या
चार वाले संकुल की संरचना की सही सही व्याख्या नहीं होती है, पहली कमी। दूसरी कमी, इस सिद्धांत से अनुचुंबकीय गुण की मात्रात्मक व्याख्या नहीं की जा सकती। ये भैया दूसरी कमी हो गई। एक मिनट भैया, हमारे अंदर भी कमी हो रही है थोड़ा पानी की। तो भैया दूसरी कमी हो गई कि अनुचुंबकीय गुण की ये व्याख्या, मात्रात्मक व्याख्या नहीं करता। अगला, इससे उपसंयोजक यौगिकों के रंग की व्याख्या नहीं होती। तो भैया ये एक कमी हो गई, ठीक है, ये एक कमी। और नेक्स्ट है कि इससे उपसंयोजक यौगिकों के गतिक तथा ऊष्मागतिक अस्थायित्व की मात्रात्मक व्याख्या नहीं की जा सकती। तो ये भी एक इसकी प्रमुख कमी। तो ये संयोजकता आबंध सिद्धांत की कुछ प्रमुख क्या है भैया, कमियां हैं। तो चाहे सीमाएं करके पूछे क्वेश्चन या कमियां करके पूछे, प्यारे बच्चों आपको भैया इसी तरीके से लिखना है, यानी यही लिखना है। चलिए जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। हो गया। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्लों को ये टॉपिक, सारे के सारे टॉपिक अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसी तरह हम इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द ही लाएंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से लाइक कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि मजेदार टॉपिक को रेगुलर आपके बीच में ऐसे ही लाते रहें। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ के जाइएगा।